एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और हम फिर से चलेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे आज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उससे रिलेटेड जितने भी विश्लेषणात्मक तथ्य हैं उन सभी को करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। आज पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बीपीएससी पीटी में इससे पूछा भी जा सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो प्रथम महिला यहाँ पे पूछ दिया जाता कि भारतीय प्रथम महिला, तो फिर बात अलग हो जाती, आंसर अलग हो जाता। और यहाँ पूछा जा रहा है सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाए तब सरोजनी नायडू आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर है एनी बेसेंट। तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, देखते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पूछा जाए तो सरोजनी नायडू होगा। ये कब बनी थी? 1925 में अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन में। और एनी बेसेंट बनी थी 1917 अधिवेशन में, 32वें जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी, एनी बेसेंट ने। और इस प्रकार से दो फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। एक तो एनी बेसेंट कब अध्यक्षता करी थी? 1917 में 32वें अधिवेशन में कलकत्ता में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। कलकत्ता में 1917 में अधिवेशन हुआ था। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने प्रथम बार जो भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम, यहाँ पे बाम नहीं होगा, ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। याद रखिएगा, बंबई स्थित कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था प्रथम अधिवेशन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? दूसरा क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ज्योतिबा फुले, करसनदास मूलजी, बाल गंगाधर तिलक, बाचा साहेब अम्बेडकर। तो यहाँ पे बाचा नहीं, बाबा साहेब होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इसका आंसर है बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, अभी इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे तो देखेंगे बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। डॉक्टर अम्बेडकर की अन्य पत्रिकाएं मूक नायक, समता, जनता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट में एक महार परिवार में हुआ था। वर्ष 1990 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक है, गुलामगिरी। गीता रहस्य द ओरियन एवं द आर्कटिक होम ऑफ द वेवाज बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो कल का अगर आपने सेशन ज्वाइन किया होगा तो उसमें बौद्ध सभाएं जितने भी हुई थी, बौद्ध संगति, उनके बारे में बताई गई थी। तो आपको याद होना चाहिए प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में आयोजित हुई थी। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन 483 ईस्वी को 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता एक बौद्ध भिक्षु महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन आपने दिखा। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है? तो सबसे पहला कि ये कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप ने अध्यक्षता करी थी। और बौद्ध संगति का आयोजन किस काल में हुआ था? किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? अगर आपने पढ़ा है गुप्त साम्राज्य तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता को हथियाया था। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। रामगुप्त एक कायर राजा था। रामगुप्त शकों द्वारा पराजित होने के बाद एक अपमानजनक संधि करके अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शक राजा को भेंट करने की बात की। इस संधि से अपमानित होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके स्वयं को गुप्त वंश का राजा घोषित किया था। ठीक है, तो रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त वंश का राजा अपने आप को घोषित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। अब यहाँ पे सभी जगह वर्धन लिखा है तो आपको लगेगा इसमें कंफ्यूजन कि इन्हीं में से कोई होंगे, लेकिन वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने करी थी। ध्यान में रखना है, पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना करी थी। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की। वस्तुतः धानेश्वर के राजवंश का संस्थापक नरवर्धन ही था। उसी के समय में इस वंश के राजाओं के नाम अंत में वर्धन शब्द जुड़ा मिलता है। ठीक है, यह वंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। बांसखेड़ा तथा मधुबन के अभिलेखों एवं सोनपत और नालंदा से प्राप्त मुद्रा से वर्धन वंश के निम्नलिखित राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं: नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन एवं प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश का पहला राजा नरवर्धन ही था। इस वंश का प्रमुख शासक हर्षवर्धन था। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? कुषाण, चेरा, पश्चिमी शक, वाकाटक। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पेरिप्लस का अज्ञात लेखक जी भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ
व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। वह नौरा, मुशरी, तोंडी, कुमारी जैसे पश्चिमी तट के समृद्ध बंदरगाहों का उल्लेख करता है। इस काल में सबसे अधिक सोना और चांदी का आयात होता है। चेरों की प्राचीन राजधानी करूर से रोमन सुराहियों के टुकड़े तथा सिक्के मिलते हैं। अरिकमेड भारत रोमन व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था, जहां देश के विभिन्न भागों में व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती तथा फिर यहां से रोम को भेजी जाती थी। रोम के साथ व्यापारिक संबंधों में भारत को ही लाभ होता था। चेरों के अलावा कुषाणों ने भी रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना है। ठीक है, तो इसमें तो इनमें से एक से अधिक भी होंगे, तो हम इसका आंसर यहाँ पे आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, लेकिन इसका आंसर ई होना चाहिए, क्योंकि चेर भी थे, कुषाण भी थे। तो इस प्रकार दो इसमें आंसर हो जाता है, इसलिए ई आंसर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुषाणों ने भी रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे और चेरों ने भी रोमन साम्राज्य से स्थापित किया था संबंध। तो एक से अधिक होता है, तो इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी दिया है सिर्फ चेरों के द्वारा। तो आप अपनी बुद्धि से आंसर करें। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन के साम्राज्य का किसका साम्राज्य हो सकता है? तो आप बता सकते हैं इल्तुतमिश का जो साम्राज्य है दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मुस्लिम शासक इल्तुतमिश का साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति की प्रार्थना की। खलीफा द्वारा इल्तुतमिश ने सुल्तान स्वीकार किए जाने के कारण उसका पद कानूनी बन गया और दिल्ली सल्तनत वैध रूप से एक स्वतंत्र राज्य बन गया। वह अपने धार्मिक विचारों के कारण तत्कालीन धार्मिक नेताओं का समर्थन प्राप्त करके अपने राज्य को नैतिक समर्थन दिलाने में सफल हुआ। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के शब्दों में भारत में मुस्लिम सभ्यता का इतिहास उससे आरंभ होता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश का साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? कौन हो सकता है खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? इसका आंसर क्या हो सकता है, आप बताइए। इसका आंसर बी है, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक सभी के बारे में हमने वीडियो बना रखा है यूट्यूब चैनल पे, आप जा कर के देख भी सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, आप डिटेल में उसमें जाके अध्ययन कर सकते हैं। अलाउद्दीन एक शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान था। अलाउद्दीन एक शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान था, परंतु उसने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। यद्यपि अलाउद्दीन ने बामनी उल खिलाफत नासिरी अमीर मुमनीन की उपाधि ग्रहण की। इसका आशय नाम मात्र के लिए खलीफा की परंपरा को सत्यापित रखना हो सकता था।
इसके अलावा कुछ नहीं, अलाउद्दीन ने खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी और न कभी उसके लिए प्रयत्न किया। उलेमा वर्ग से वह कोई सलाह भी नहीं लेता था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, न उलेमा वर्ग से सलाह ली, न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। सुल्तान के अधिकारों पर धर्म कोई सीमा लगाए, यह उसे स्वीकार नहीं था। तो गुलाम वंश के जितने भी राजा थे वो सब खलीफा के इंतज़ार करते थे कि वो कब हमें पद प्रदान करते हैं, हमें इजाज़त देते हैं सुल्तान बनने के लिए। तो वो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो सुल्तान बनने का इजाज़त लेने का उसने प्रयत्न नहीं किया, खलीफा के नाम का उसने सहारा भी नहीं लिया। वो कभी भी इस्लाम के सिद्धांतों को माना नहीं और अपने ही सिद्धांत पे वो चलता रहा और अपना जो राज शासन है वो चलाता रहा। तो इस प्रकार जितने भी इल्तुतमिश थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, सभी लोग अपना कार्य अपने तरीके से करते रहे। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तुगरील खां जिसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया गया था। तुगरील खां किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या खिज्र खां? तुगरील खां किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो आप लोग बताइए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां। इसका आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है, बलबन के शासनकाल में तुगरील खां ने विद्रोह किया था। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तातारखों को हटाकर तुगरील खां को बंगाल का इक्तादार बनाया गया, जो बलबन का एक योग्य गुलाम सरदार था। परंतु तुगरील खां ने 1779 ईस्वी में बलबन से विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह से बलबन को एक बड़ा धक्का लगा। यह एक गुलाम सरदार का पहला विद्रोह था। यदि वह सफल हो जाता तो बलबन की संपूर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाती। तो इसलिए तुगरील खां जो है वो बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था और उसे बंगाल का फिर बलबन ने इक्तादार भी बनाया। तो इस प्रकार बलबन जो है, बलबन का जब आप हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें बड़ा ही डिटेल से बताया हुआ है कि वो कैसे रक्त और लौह की नीति को चलाया था बलबन ने, और बहुत ही कठोर तरीके से अपना शासन चलाता था बलबन जो है। तो ये सारी स्टोरी को आप जा कर के हमारे YouTube चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना है, तुगरील खां ने बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह, जफर? कौन हो सकता है बताइए? औरंगजेब हो सकता है इसका आंसर। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सबसे पहला संघर्ष जो हुआ था वो औरंगजेब के द्वारा हुआ था। तो ये ध्यान रखना है, मुगल शासक की तरफ जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था वो औरंगजेब के समय हुआ था। औरंगजेब ने ही किया था। चाइल्ड का प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध 1686 से 1690 तक चला, जिसमें मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर हार झेलनी पड़ी। चाइल्ड ने मुगलों के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। अंग्रेज भारत और यूरोप के बीच व्यापार के लिए विशेष अधिकार चाहते थे, जिसे औरंगजेब ने देने से मना कर दिया। तो इस प्रकार औरंगजेब ने, जो मुगल शासक था,
उन्होंने सर्वप्रथम विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ? तो इस प्रकार आंसर औरंगजेब होगा। अब हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लिए, जितने भी 10 क्वेश्चन हम डेली लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, तो वो 10 के 10 क्वेश्चन हमने देखे। उसके अंतर्गत जो फैक्ट्स थे उसे आप लोग याद करने का कोशिश करें। और मेडिएवल हिस्ट्री से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 8-9 क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में, हर एक पीटी के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो बीपीएससी पीटी में मेडिएवल से भी क्वेश्चन 8-9 रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। आज का जो पोर्शन था पूरा मेडिएवल वेस्ट था, इसलिए आप ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखें, और उसको अगर समझ में ना आए तो हमारे मेडिएवल का जितना भी पार्ट चलाया गया है वो सारे वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे सबका जो है कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, सबको आप जा कर के देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है इल्तुतमिश का, मोहम्मद बिन तुगलक का, बलबन का, तो सारा आप जा कर के देख सकते हैं। इसलिए अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।